आज हम देखते हैं, हमने कल पढ़ा था 1972 एक्ट चल रहा था और इसमें बताया गया था कि 1972 एक्ट के अंतर्गत हमने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का गठन हुआ, वन्य जीव अभयारण्यों का गठन हुआ, जीव मंडल निचय या जीव आरक्षित क्षेत्र निर्मित हुए। देखो, आपके कोर्स में ये चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हमें जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारे वन्य प्राणी है, उनमें लगभग सभी प्रकार के प्राणी जो है, उन प्राणियों को विशिष्ट स्थान पे हम संरक्षण प्रदान करें, उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान खोले गए। क्या खोले गए? राष्ट्रीय उद्यान। जो विशिष्ट प्रजाति है वन्य जीव की, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, विशिष्ट प्रजाति की संरक्षण के लिए हमने वन्य जीव अभ्यारण्य खोले। क्या खोले? वन्य जीव अभ्यारण्य खोले। और जीवमंडल नीचे है, जीवमंडल नीचे है छोटे से प्राणी, वनस्पति से लेके बड़े से प्राणी और वनस्पति सभी को हम संरक्षण प्रदान करें, उसके लिए हमने जीवमंडल नीचे खोले हैं। जीवमंडल नीचे में तो क्या है कि 4 क्षेत्र बांट दिए। सबसे मुख्य है जहां पे संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र है, यहाँ पे आवास करते हैं लोग। फिर कुछ शोध कार्यों में लगे लोग हैं, वो यहाँ पे शोध कार्य करते हैं दूसरी परिधि में। ठीक है, इधर पर्यटन वगैरह को भी क्या है, प्राथमिकता दी जाती है। और लास्ट में आवास करते हैं। और जो सबसे मिडिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं या क्रोड बोलते हैं, ये आपका संरक्षित क्षेत्र होता है, आरक्षित क्षेत्र होता है। एक बड़ा भूभाग जिसमें वन्य जीव और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवमंडल नीचे कहते हैं। भारत में आपके 105 राष्ट्रीय उद्यान, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य और 18 जीवमंडल नीचे है। 18 जीवमंडल नीचे है। विश्व के अंदर लगभग 682 आपके जीवमंडल नीचे है। यूनेस्को ने पूरे विश्व के अंदर जो जीवमंडल नीचे है, उनमें लगभग आपके जो देश है, लगभग 120 से भी ज्यादा देश हैं, जहां के जीवमंडल नीचों में भारत के 11 जीवमंडल नीचों को शामिल किया है। कितने को? यूनेस्को जो धरोहर है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपके सांस्कृतिक संघ है, उसने 18 में से 11 जीवमंडल नीचों को क्या किया है, सम्मिलित किया है भारत के जीवमंडल नीचे को। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे क्या है, एक आपके नाम आता है रामसर। रामसर वो है जो जल या आर्द्र भूमि है उसके समीप, जलीय जो आर्द्र भूमि है उसके समीप वन्य जीव संरक्षण जो केंद्र है वो स्थापित किया गया है। सबसे पहले 1971 में रामसर जो अधिवेशन हुआ वो ईरान में हुआ, रामसर जगह। और इसमें निश्चित किया गया कि वो क्षेत्र जो आपके जल के समीप है, जो वन क्षेत्र है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। भारत में लगभग हम बात करें तो भारत में वर्तमान में 26 रामसर क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एक तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, बाणगंगा पे अवस्थित है, और एक सांबर लेक है। इन 2 को रामसर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये भी क्या है, अपने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। इतना समझ में आया बेटा? अब हम बात करें वन्य जीवों के संरक्षण से आगे जुड़े हुए कुछ जो आपके
कोर्स में दिए हुए हैं। तो वो आपकी जो एनसीईआरटी बुक होती है बेटा, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा कुछ है मैटर होता है, लेकिन मैटर जो दिया है इससे ही प्रश्न नहीं आते। प्रश्न आपको बाहर से भी जो मैटर का नाम आ गया, जैसे मान लो कि बाघ संरक्षण आ गया, बाघ संरक्षण या बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना दे दी। जैसे एक आपके इसमें दिया कि हांगुल या कश्मीरी मृग, इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो ये कश्मीरी मृग क्या है, ये किस क्षेत्र में है, और यह है किस वर्ष इसके संरक्षण की बात की गई। सारी चीजें आपको इसमें से पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में कौन कौन से वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो हम बात करें कि अपने भारत में 1980 के बाद 1980 के बाद जितने भी वन्य जीव हैं, छोटे से लेके बड़े वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया, जिनमें आपके तितलियां है, कीट पतंग है, इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई जो आपके क्या है, जो तितलियां, ये भी एक प्रकार की तितली है, इनको सुरक्षित करने के लिए भी प्रयास किए गए 1980 के बाद। 1980 में क्या आया था, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, और वन नीति जिसकी हम चर्चा करेंगे जो अंग्रेजों के काल में आ गई थी, 1952 में पहली वन नीति आई, 1988 में क्या हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था, हम सारी बातें करेंगे। तो 1980 के बाद में आपके छोटे छोटे कीट पतंग है उनके संरक्षण की बात की गई, साथ ही वन जो क्षेत्र है उसमें वनस्पतियों के संरक्षण की बात की, और लगभग 6 प्रजातियों को पहली बार 1991 में संरक्षण प्रदान किया गया। कौन सी प्रजाति भाई, पौधों की प्रजातियों को, 6 प्रजातियों को 1991 में सबसे पहली बार संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा संरक्षण प्रदान करने वाले कौन है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जीव मंडल नीचे है, रामसर है, ये सारे क्या है उनको संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। अब इसके अलावा भारत में और भी हमारे वन्य प्राणी हैं जिनको हम, बाघ का तो पढ़ेंगे, बाघ सबसे पहले हम टाइगर प्रोजेक्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में और भी प्राणी हैं जिनके संरक्षण की बात की गई। तो सबसे पहले हम बात करें 1969 में, 1969 में IUCN, देखो ये मेन संस्था, IUCN का 10वां अधिवेशन था, और 10वें अधिवेशन में बाघों के सर्वेक्षण के लिए कहा गया। कौन से अधिवेशन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आप फैक्ट ध्यान रखना, लिखते जाना। 1969 में IUCN के 10वें अधिवेशन में बाघों के संरक्षण के लिए कहा गया। कौन से अधिवेशन में कहा गया बेटा, 10वें अधिवेशन में कहा गया, और पहली बार 1972 में बाघों की गणना की गई। 1972 में बाघों की गणना की गई, कब, 1972 में। और 1 अप्रैल 1973 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। किसकी भाई, बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई बेटा, 1 अप्रैल 1973 में। और ये ध्यान रखना कहाँ से की गई, तो आपके उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से आपके बाघ संरक्षण की शुरुआत की गई। कहाँ पर है, पहले तो उत्तराखंड जो भाग था वो यूपी का ही था, ठीक है, बाद में यह भाग बना ये उत्तराखंड भाग किसका था, यूपी का, बाद में क्या अलग से स्टेट बन गया। तो ये जिम कॉर्बेट वर्तमान में किस में आता है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट वर्तमान में कहाँ आता है बेटा, उत्तराखंड में आता है। और ये उत्तराखंड में सबसे पहले आपके स्थापना की गई, किसकी, बाघ संरक्षण परियोजना की स्थापना कहाँ की गई,
तो उत्तराखंड में, ध्यान रखना, ठीक है। और वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में ये चीजें नोट करते जाना, वर्तमान में आपके भारत में 50 बाघ संरक्षण केंद्र है। बाघ रिजर्व क्षेत्र है, यानी बाघों को आरक्षण दिया गया है। कितने क्षेत्र हैं? 50 बाघ संरक्षण क्षेत्र है, किसमें? भारत में। अब सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा बाघ संरक्षण केंद्र है, सबसे बड़ा है नल्ला मलाई जो है वो कहाँ पर बेटा? श्री सेलम में है। और श्री सेलम कहाँ है? श्री सेलम आंध्र प्रदेश में है। बेटा कोई स्टूडेंट जो पढ़ता है उसको पता है कि एक तो आता है सेलम और एक आता है श्री सेलम। केवल सेलम आए तो वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। और श्री सेलम आए तो कहाँ का है? वो आंध्र प्रदेश का। तो सबसे बड़ा तो है श्री सेलम और सबसे छोटा है पेंच। पेंच है बेटा महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक पेंच आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पेंच महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो बताओ वर्तमान में 50 बाघ रिजर्व क्षेत्र है। सबसे बड़ा नन्नामलाई कहाँ है? श्री सेलम में है। सबसे छोटा कहाँ है? पेंच कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बाघों की गणना 1972 में, अप्रैल 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना आरंभ की गई। तो आपको पूछे कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया? तो 1973 में। यानी बाघ संरक्षण परियोजना कब लागू की गई? 1973 में। एक बात और ध्यान रखो कि ये जिम कार्बेट में शुभारंभ किया गया ना, शुरुआत की गई, तो ये किसके निर्देशन में हुई? तो निर्देशन था कैलाश साखला। क्या नाम था? कैलाश साखला। तो ये ध्यान रखना, कैलाश साखला कौन है वर्तमान में? कैलाश साखला को हम किससे नाम से जानते हैं? टाइगर मैन। किस नाम से जानते हैं भाई? टाइगर मैन। क्योंकि बाघ संरक्षण के लिए इन्होंने प्रयास किया और बाघ संरक्षण की शुरुआत में शुभारंभ भी कैलाश साखला के द्वारा ही किया गया। तो टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपके टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? कैलाश साखला को। किसको? कैलाश साखला को। ठीक है। अब हम बात करें कि 2006 में इस परियोजना का नाम बदल दिया। जो टाइगर प्रोजेक्ट था इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया गया? 2006 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका नाम कर दिया। कब किया गया? 2006 में। 4 सितंबर 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका नाम कर दिया गया। और एक बात और ध्यान रखो, यहां से बाघों से काफी प्रश्न है कि 2010 वर्ष को बाघ वर्ष घोषित किया गया। बाघ वर्ष लिख लेना बेटा सारी चीजें। 2010 वर्ष को या आपके जीके के प्रश्नों में आता है, 2010 को बाघ वर्ष घोषित किया गया। और 19 जुलाई जो आने वाली है, 19 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जुलाई को बाघ दिवस। तो ध्यान रखना, कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उस जो व्यक्ति के लिए बनाया जा रहा है तो उसकी जो आदतें, अच्छी आदतें हैं उनको याद करने के लिए बनाते हैं। और अगर मान लो कि इस बाघ के लिए बनाया जा रहा है तो बाघ के संरक्षण को याद दिलाया जाता है कि बाघ का संरक्षण क्या है? आवश्यक है। तो समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो सबसे बड़ा घनत्व वाला अगर आप पूछ ले, देखो सबसे पहले तो शुभारंभ हुआ जिम कार्बेट में, सबसे बड़ा देखे तो नल्ला मलाई है। और अगर आप पूछे कि आप डेंसिटी के मामले में, डेंसिटी का मतलब है ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो आपके सबसे बड़ा
जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है काजीरंगा। कौन सा बेटा? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क है। कहाँ का है? असम का है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क। समझ में आई बात? अब भारत में प्रमुख भाई 50 है होने को दो, लेकिन हमारे बुक में 2 4 5 के नाम दिए हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। कल अपना लेसन है वो कंप्लीट करेंगे। 2 4 5 के नाम हैं। जैसे पहले एक नाम दिया जिम कार्बेट। बताइए, अभी बताया था मैंने, जिम कार्बेट कौन से राज्य में है? तो बेटा उत्तराखंड में है। कौन से राज्य में है? जिम कार्बेट कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है। सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा नाम सुना होगा। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। एक नाम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है बाघ संरक्षण के लिए। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा नाम आता है, हमने पढ़ा भी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से काजीरंगा। तो कहाँ का है भाई? असम का है। असम का कौन सा भाई? काजीरंगा है। कौन सा? काजीरंगा। देखो काजीरंगा एक चीज के लिए और फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए भाई? एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ का? असम का। याद रखना चीज, एक सींग वाला गेंडा है वो भी विलुप्त प्राय हो रहा है, उसके लिए भी क्या है? संरक्षण के लिए आपके योजना चलाई जा रही है। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक कौन सा है उसमें? मानस। मानस भी कहाँ है? असम में। और काजीरंगा भी कहाँ है? असम में। इसके अलावा एक आपके है पेरियार। कौन सा? पेरियार। तो पेरियार कहाँ है भाई? केरल में है। वैसे तो होने को 50 है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य के नाम लिखवा रहे हैं। अब राजस्थान के देख लो। राजस्थान, राजस्थान के जो नाम है उनमें एक तो आपके सरिस्का अभ्यारण्य नाम सुना है बेटा? सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ का भाई? अलवर का है। कहाँ का है? अलवर का। इसके अलावा रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ का भाई? रणथंभौर सवाई माधोपुर का है। कहाँ का है? सवाई माधोपुर। वो गणेश जी, त्रिनेत्रधारी गणेश जी इसी में तो है। और सरिस्का में कौन है? पांडुपौड़। पांडुपौड़ जो है, जो आपके हनुमान जी है, वो कहाँ है? सरिस्का में। ठीक है। फिर आपके एक और है, कौन सा? जो मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है। ये सवाई माधोपुर में पड़ता है, ये अलवर में पड़ता है। लेकिन मुकुंदरा हिल्स की बात करो तो 4 जिले को की जो क्षेत्र है वो क्या है? इसमें समाहित है। एक तो है कोटा, एक है बूंदी, एक चित्तौड़गढ़ और एक झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स है वो 4 क्षेत्रों में है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। तो आपके प्रमुख है जो आपकी बुक में दिए हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो देखो बाघों का संरक्षण क्यों आवश्यक किया गया? क्योंकि बाघों की गणना हुई साहब। गणना हुई तो बाघों की संख्या लगातार कम होती गई। आपकी बुक में दिया गया है कि बाघों की संख्या 20 शताब्दी में लगभग 55,000 से घट के 1827 आ गई। अब बताओ संरक्षण की आवश्यकता थी कि नहीं? अब बाघों की ये प्रॉब्लम, जो बाघों की संख्या कम हो रही थी, इसके पीछे क्या कारण था? एक तो कारण था कि एशियाई चीता का बताया था मैंने, हड्डियों से दवाई बढ़ती है इनकी, एक तो वो कारण था। एक इनकी खाल का उपयोग, ठीक है, खाल का व्यापार, हड्डियों से क्या बन रही है? दवाई बन रही है, ठीक है। और यह उपजातियां जो भी थी वो लोग इनको अपने खाद्य मतलब मांस खाने के लिए या भोजन के लिए भी उपयोग कर रहे थे, व्यापार के लिए भी क्या कर रहे थे? उपयोग
कर रहे थे। इस कारण से क्या हुई, इनकी संख्या लगातार कम हो गई। और बाद में जब प्रोजेक्ट आया 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, तब तो क्या कर दिया गया, कानूनन अपराध कर दिया गया। बाघ को मारना, बाघ का शिकार है वो क्या कर दिया, कानूनन अपराध कर दिया गया। ठीक है, तो आपको कि भाई 1980 के बाद छोटे छोटे कीट पतंगों को भी क्या किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। अब बाघ के अलावा जो योजनाएं हैं वो देखते हैं। कि कल छोटा सा टॉपिक रह जाएगा लास्ट में, उसको हम कल पूरा कंप्लीट करके और अपना लेसन पूरा करेंगे कल। ठीक है, तो बाघ के अलावा अपने योजना है, बुक में नाम दिया हुआ है बेटा, हाथी संरक्षण, हाथी संरक्षण योजना कब लागू की गई। एलिफेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं इसे, एलिफेंट प्रोजेक्ट नाम आ जाए। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लागू किया गया, तो 1992 में। कब लागू किया गया, 1992 में। अपने पास में 1-2 मिनट ही है, ध्यान देना। मगरमच्छ परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण 19, मगरमच्छ संरक्षण 1972, मगरमच्छ संरक्षण सॉरी 1974 में, तुम्हें नहीं, 1974 में। मगरमच्छ तीनों प्रकार के हैं, स्वच्छ जल के हैं, खारे जल के हैं सारे, तो 1974 में। अब लिख लो फटाक से। एक है हंगुल, हंगुल क्या है बेटा, कश्मीरी हिरण है, कश्मीरी हिरण है, और जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है, सॉरी राज्य पशु है। जैसे हमारे चिंकारा है, वैसे ही वो क्या है, यहाँ का जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। और इसके लिए क्लास आपकी ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए फिर जोड़ूंगा क्लास को। अंगुल है, जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है, 1970s में इसके संरक्षण के लिए बात की गई। कस्तूरी मृग है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का जो क्षेत्र है वहां मिलता है, इसके लिए भी 1970 में आपके संरक्षण प्रदान किया गया। लिख लो अगर नहीं लिख पा रहे तो। कौन सा, एक तो हंगुल जम्मू कश्मीर का क्या है, राज्य पशु है, JNK का। ठीक है, क्लास 2 होने वाली, दोबारा तोड़ूंगा। ठीक है, अंगुल, इसके अलावा अंगुल के अलावा आपके कस्तूरी मृग, कौन सा, कस्तूरी मृग,